नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और आज आप लोग हिस्ट्री के एग्ज़ाम में एकदम तबाही मचा कर ही आए होंगे। देखिए, आज हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का हमारा जो मिड टर्म का भी एग्ज़ाम हुआ है 2024-25। आप सभी देख सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस पेपर की बात करें, पेपर का पैटर्न वगैरह आप सभी को पता ही है सब कुछ। और सबसे पहले हम 21 एमसीक्यू क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एमसीक्यू में ना 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मतलब थोड़ा सा हटके होगा, और ऐसा है भी इसमें पेपर में। बिल्कुल मतलब एमसीक्यू में एकदम हम आसान लेवल नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक लेवल है। ठीक है, बाकी मैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करूं जो कि 3 मार्क्स वाले थे या फिर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बोला था ना कि भाई जो मैं 35 क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे। और मेरे ख्याल से तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो मैंने टॉप 35 क्वेश्चन की आपको वीडियो दिया था उसमें ही से सारा कुछ आया था। और बाकी जो स्टूडेंट भाई मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम एकदम मस्त गया होगा, एकदम बवाल मचा के आए हो तुम लोग एग्ज़ाम में और अपना परचम लहरा कर आए हो। चलिए जी, अब हम सीधा अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। रेशम के जो बुनकरों का जो श्रेणी था, जो रेशम के मतलब बुनाई का काम जो करते थे कहीं ना कहीं, तो किस अभिलेख में वर्णन किया गया था। तो देखो, मंदसौर अभिलेख हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट ने बहुत सारे आंसर गलत कर रखा है, पता नहीं किसका ये पेपर है। मेरे को तो भाई मेरा जो दोस्त है जो कि पढ़ाता है कोचिंग सेंटर में, तो उसने मेरे को भेजा है। अब पता नहीं भाई क्या आंसर लगा के आया है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा गलत ही आंसर है, ज़्यादातर में गलत आंसर है। लेकिन जो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा आप उसको सही मानना। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर को हम इस समय मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख किया गया था यहाँ के अभिलेख पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी, पहले का ऑप्शन बी है भाई। ठीक है, दूसरा देख लो। दूसरा क्या है हमारा कि निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है कि बर्नियर ने निम्न में से भारतीय मुगलकालीन शहरों को क्या कहकर पुकारा था। तो ये भारतीय शहरों को शिविरनगर कहता था। शिविरनगर जो कि एक जगह पे टिका नहीं रहता था, बल्कि एक टेंट जैसे कहीं लगा दिया और उसको शहर बना दिया, इस तरीके से, समझ गए, शिविरनगर। ये देखो, ये खूबसूरत सी हमारी बेगम है ना। खूबसूरत सी बेगम को पहचानना था आपको, तो बेगम आप सभी को पता है कि चौथे चैप्टर से क्वेश्चन था। और ये शाहजहाँ बेगम है। ठीक है जी, शाहजहाँ बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव में अपना विशेष योगदान दिया था। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले भाई, मैंने आपको आंसर बता दिया है, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना था और ऑप्शन मिला लो भाई। ठीक है, चलो सारे ऑप्शन मिला लो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, यहाँ पे जो हमारे दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना जाता है। तो महायान बोलते हैं, है ना। पुरानी परंपरा को हीनयान और नई परंपरा को महायान। तो महायान यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम सही था। देखो, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डैश राजाओं को उनकी मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सातवाहन हो जाएगा। सातवाहन राजा, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का नाम आपको कितनी बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, है ना जी। देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो चीज़ें सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले इसे गिरनार अभिलेख से भी, अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। गलत भाई, गिरनार अभिलेख, गिरनार कहाँ, गुजरात में है। और ये हमारे प्रयाग प्रशस्ति कहाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं, है ना, वहाँ पे है। तो इसका कोई भाई संबंध नहीं है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी भाई, बिल्कुल ये सही है आपका। और इसकी सूचना प्राकृत भाषा में की गई थी। नहीं भाई, देखो, प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी इसको, है ना। और आखिरी में दे रखा है यह प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में है। बिल्कुल भाई, ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो दूसरा है और चौथा है ये सिर्फ सही है ना। देख लो, दूसरा और चौथा किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है ना, खा में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। सबका ओके है ना भाई, ओके है। जिनका भी एग्जाम एकदम मस्त गया है, एकदम फाड़ू गया है भाई, कमेंट बॉक्स में ना सिर्फ आग ही आग लगा दो। जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वास्तव में रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जो तैयारी करवाई जाती है ना भाई, मतलब बिल्कुल ये तैयारी करवाई जाती है। ठीक है,
तो आप लोग फायर वाली इमोजी के साथ बच्चों को संदेश दे दो कि हाँ भाई यहाँ एक दमदार कंटेंट आपको दिया जाता है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो कथन क्या दे रखा है कि इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद कहलाता है। अरे 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 अरे, ये तो अभी कथन तो गलत हो गया ना मेरे भाई। इब्न बतूता ने तो रिहला लिखा है और किताब उल हिंद के लेखक हमारे अल बिरूनी भाई साहब है। ये बात आप सभी जानते हैं, है ना, बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ये तो गलत हो गया भाई। अल बिरूनी ने लिखा है ना किताब उल हिंद और इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी है, तो ये गलत हो गया। कारण क्या दे रखा है कि मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजियर के एक शिक्षित व सम्मानित परिवार में हुआ। ये लाइन बिल्कुल सही है भाई। मोरक्को के तंजियर नामक शहर में इसका जन्म हुआ था और शिक्षित और सम्मानित परिवार में जन्म हुआ था। भाई इंग्लिश मीडियम वाले भाई सारे ऑप्शन अपना मिला लो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखो 8 नहीं 7 है। 7 में आपका कथन असत्य है, कारण गलत है ना। ये देखो, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि जो आपका कथन था, है ना, जो कथन दे रखा है वो असत्य है, लेकिन जो कारण है वो सत्य है। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी गई सूचना के आधार पर हड़प्पा केंद्र की पहचान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो अब यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के एक लोकेशन के बारे में दे रखा है। हर बार आपको मैं बताता हूँ, जब भी ये लोकेशन आता था ना, मैं आपको बोलता था भाई बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो क्या बना है कि इस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं, है ना। यह अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्ण मणि के सबसे अच्छे स्रोतों के निकट स्थित था। तो ये हमारा है सोर्तुघई, अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुघई जो था वो नीलमणि के लिए बहुत ही फेमस था और यहाँ से नहर के साक्ष्य भी मिले थे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ना। देखो ये जब मैं आपको शायद सैम्पल पेपर, कल के सैम्पल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, है ना। तो पाणिनि जो है ना, पाणिनि में आपसे पूछ भी रहा था कि पाणिनि कैसे लिखेंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। शायद मात्रा की मैंने गलती कर दी थी। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है, पाणिनि आपका अष्टाध्यायी के रचयिता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि महान तथा लघु परंपरा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को लग रहा है कि ये गलत करके आए हैं और अभी देखो अभी आपको पता लग जाएगा क्या है यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन आपको बताना है। तो क्या लिखा है कि 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इन शब्दों का मुद्रण किया गया था। बिल्कुल भाई, जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था, जो महान परंपरा है लघु परंपरा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है। अगला क्या है कि पुरोहित तथा राजाओं द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांडों को महान परंपरा की संज्ञा दी गई। ये भी बिल्कुल सही है भाई। जो ऊंचे वर्ग के लोग जिस परंपरा को फॉलो करते थे उसको महान परंपरा कहा जाता था, है ना। सी दे रखा है कि व्यापारियों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांड लघु परंपरा कहलाते थे। नहीं भाई, जो किसान या निम्न वर्ग के लोग जिस परंपरा को फॉलो करते थे उसको लघु परंपरा कहा जाता था। व्यापारी तो भाई फिर भी पैसे वाले हो गए ना यार, अमीर हो गए वो तो। ठीक है, और आगे देखो इन दोनों परंपराओं के पारस्परिक आदान प्रदान का सबसे विशिष्ट उदाहरण जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। ये भी बिल्कुल आपका सही है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन सी है। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हो भाई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आंसर सीट में आप मतलब क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग अपना आंसर मिला लो। देखो 11वां क्वेश्चन देखो, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही शासक का चयन कीजिए। सही राजा का चयन करना है आपको। देखो क्या दे रखा है कि 15वीं शताब्दी में ये उड़ीसा के शक्तिशाली शासक थे। उड़ीसा के शक्तिशाली शासक थे, इन्हें हाथियों का स्वामी कहा जाता था। तो ये हाथियों के स्वामी थे, इसलिए इनको गजपति शासक कहा जाता था। ठीक है, गज यानी कि हाथी। इससे भी तो दिमाग, मतलब हर जगह रटा रटा आंसर लगाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, आंसर आ जाता है। तो गजपति शासक इनको कहा जाता था। ठीक है जी, है ना, हाथियों के स्वामी यानी कि गजपति शासक हो गए। चलो 12वां देखो, 12वां है निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन बाट सामान्यतः किस पत्थर से बने होते हैं। अरे यार इतना हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे जो चट नामक पत्थर से हड़प्पाई बाटों का निर्माण होता था और मोहरे जो थी वो सेलखरी नामक पत्थर से बनी होती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए चट नामक पत्थर
एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो अरे भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो 13वां क्वेश्चन आपको मिलान करना था, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह है। लुम्बिनी में क्या हुआ भाई, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है ना। कुशीनगर में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो ये तो बिल्कुल सही मिला रखा है। बोध गया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी सही मिलान दे रखा है। तो मिला लो भाई, सही ऑप्शन अपना आप ले लो ना, सही ऑप्शन ले लो। पहले का आपका जाएगा बी में, है ना। पहला हमारा बी एक में ही दे रखा है, पहला हमारा बी, कुशीनगर आपका ए, है ना, बी ए और सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही है भाई। सी ऑप्शन देख लो आप, मिला लेना आप लोग, ठीक है। हाँ सी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है आपका। सी जितने भी बच्चे लगा के आए हैं एकदम सही है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले मिला लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि निम्न में से किस दार्शनिक द्वारा बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया गया। जो प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत है उसको विकसित करने के लिए किसने हमारे जो फ्रांसा वर्नियर भाई साहब को जो मतलब वृत्तांत है उसका इस्तेमाल किया था, तो हमारे मोंटेस्को, है ना। कार्ल मार्क्स और मोंटेस्को इन दोनों को बहुत प्रभावित किया था इसके बातों ने, और इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया अलग अलग काम को करने के लिए। तो प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए मोंटेस्को ने इसके वृत्तांत का इस्तेमाल किया था। तो आपका 14वां का हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए सही था, ठीक है। आगे देखो शाहीनामा शाहीनामा नहीं है, सादीनामा और लोरीनामा के रूप में लिखी गई दक्कनी कविताएं किस क्षेत्र में रचित हुई, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटक से इनका संबंध था, ठीक है। कर्नाटक आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के ग्रंथ तथा अभिलेखों में वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। तो देखो संस्कृत के ग्रंथों में वणिक शब्द का जो प्रयोग होता था वो व्यापारियों के लिए होता था, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, ठीक है। तो व्यापारी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16 का। अब 17 का देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद जो 1609 में बनाई गई थी, है ना, 1609 में निम्न में से किस जगह पर है। देखो ये बांग्लादेश में स्थित है, ये मस्जिद अतिया मस्जिद जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए विकल्पों में से सही कथन सही कथन का चयन कीजिए तथा रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में चोलिस्थान के कई स्थान और डैश से मिट्टी के बनी हल्के प्रतिरूप मिले हैं। देखो तो मिट्टी के हल्के जो प्रतिरूप मिले हैं हमारे को, वो चोलिस्थान से मिले हैं और बनावली से मिले हैं, ठीक है। ये दो जगह थे, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी होगा, बनावली, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को पता है ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर करके आएंगे, ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन सही आंसर क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या दे रखा है, 1440 में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत संवेगों तथा अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है, ठीक है। तो 1440 में एक यात्री है जिनका वृत्तांत लिखा गया था, है ना, जिसमें मतलब संवेगों और अवबोधनों को का एक रोचक मिश्रण इसमें किया गया है। और अब आगे है, अपनी भारत यात्रा के दौरान मंगलौर तथा पश्चिमी घाट को पार किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये देखो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। अब्दुल रजाक दे रखा है, एक तो अब्दुल रजाक भी दे रखा है, अब्दुल फजल भी दे रखा है, इब्न बतूता भी दे रखा है और बर्नियर भी दे रखा है। देखो सबसे पहली बात तो अब्दुल फजल जो थी वो कोई यात्री नहीं थे, ये दरबारी लेखक थे अकबर के समय में, तो ये होगा नहीं। इब्न बतूता की बात करूँ, इब्न बतूता भी आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। इब्न बतूता कब आए थे भैया यात्रा करने, इब्न बतूता कब आया था, लगभग 1333 में भारत पहुंचा था। और वहाँ पे यात्रा का आपने डेट देखा है कि उसकी ग्रंथ की रचना जो दे रखी है 1440 दे रखी है, तो ये भी आपका इब्न बतूता भाई साहब भी नहीं होंगे। बर्नियर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कहाँ बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया और ये 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो आपको पता है कि 15वीं शताब्दी में भारत में जो फारस के एक यात्री थे जिनका नाम था अब्दुल रजाक, वो यात्रा करने आए थे। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे देखो 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्लाम के संदर्भ में जिम्मी का क्या तात्पर्य है। देखो वैसे तो जिम्मी जो है वो एक तरीके से गैर मुस्लिम लोगों के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉपर शब्द दे रखा है वो है संरक्षित श्रेणी। संरक्षित श्रेणी एक प्रॉपर शब्द यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है, संरक्षित श्रेणी, यानी कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल वैसे होता था, ठीक है। 21वें की बात कर लेते हैं। बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। उपयुक्त कथन में पुरातात्विकों के अनुसार हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है। तो यहाँ पे हाजा पक्षी मोर के लिए यूज किया गया है भाई, मोर, ठीक है। तो 21 MCQ थे
अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि इसमें से कितने सही करके आए हो और कितने गलत करके आए हो। सारे बच्चे मेरे को कमेंट में बताएंगे कि भैया इतने इतने गलत हो गए, इतने इतने सही है। ठीक है, चलो जी, अब फटाफट भाई, अब फटाफट बस हिंट देता हुआ चलूंगा किस क्वेश्चन में क्या लिखना था, और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारे टॉप 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, पहला जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें आपको हड़प्पाई लिपि की विशेषता लिखनी थी। जितनी भी लिपि की विशेषता है, सारी विशेषताएं आपको इसमें बतानी थी। अथवा में जो दे रखा है, इसमें आपको बताना था कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पद्धति, है ना, नगर योजना पद्धति के बारे में, मतलब किस तरीके से आप हड़प्पा शहर को एक नियोजित नगर कह सकते हो। बहुत ही लंबा आंसर बनता था, है ना। तो इसमें नालियों की जिक्र वैसे योजना तरीके से बनाई गई नालियाँ थी। यहाँ पे सिर्फ आपको नालियों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी, जो ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, पहले गलियों के साथ नालियों को बनाना होता था, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। सिर्फ नालियों की बात वैसे इसमें करनी थी, ठीक है, सारे पॉइंट नहीं लिखने थे, सिर्फ नालियों के बारे में आपको बताना था। देखो, इससे भी आसान क्वेश्चन भाई, देखो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है आपके सिलेबस का कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो था वो किस तरीके से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, है ना। उपजाऊ भूमि थी, हाथियों की उपलब्धता थी, लोहे के खदाने थी, शक्तिशाली राजा थे, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करना था, है ना। देखो, 24वें में आपको ना महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पूरी बातें बतानी थी, है ना। समालोचनात्मक संस्करण किस तरीके से तैयार हुआ था वो बताना था। जैसे कि वी.एस. सुखतांकर 1919 में इस परियोजना को शुरू किया था। वी.एस. सुखतांकर ने, उनके साथ और बहुत सारे विद्वान आ जुड़े थे, इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया था, है ना। जब परियोजना पूरा हो गया था तो 2 बातें कौन सी उभर के सामने आई थी। देखो, लिखा भी है कि इसके पूर्ण होने के पश्चात कौन सी 2 बातें विशेष रूप से उभर के सामने आई थी। तो 2 बातें, एक तो क्षेत्रीय प्रभेद उभर के सामने आए थे और संस्कृत के श्लोकों में बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिली थी। ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है जी। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अल बिरूनी ने भारत के संदर्भ में कौन सा ग्रंथ लिखा है। अल बिरूनी के ग्रंथ का नाम बताना है। तो किताब उल हिंद जो है वो अल बिरूनी के ग्रंथ का नाम है। अल बिरूनी द्वारा कौन से अवरोधों का उल्लेख किया गया जो भारतीय उपमहाद्वीप को समझने में बाधक थे। तो जब वो भारत की यात्रा कर रहा था तो उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक तो भाषा, दूसरी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता थी, और तीसरा अभिमान। ये 3 पॉइंट भी आपको इसमें लिखना था। 3 में से कोई 2 भी लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाते, है ना। चलो आगे देखो, 26वें में आपको वासवन्ना के बारे में लिखना था। तो कि वासवन्ना ने किस तरीके से कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का मतलब एक तरीके से विचार रखा था, जिसमें लिंगायत और वीरशैव परंपरा के बारे में आपको लिखना था। पूरी तरीके से लिंगायत परंपरा के बारे में आप पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते थे, और थोड़ा सा ऊपर आप वासवन्ना के बारे में भी लिख सकते थे। तो ये आसान क्वेश्चन ये भी था। अगला देखो, 27वां विजयनगर साम्राज्य में स्थापित एक विशालकाय संरचना महानवी डिब्बे के अनुष्ठानिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, महानवी डिब्बे के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था, है ना। तो आसान क्वेश्चन, महानवी डिब्बे के बारे में भाई सबको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा, है ना। आगे देखो, विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण तथा केंद्रीय धार्मिक स्थल विरूपाक्ष मंदिर की संरचना तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, यहाँ पे आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताना था, है ना। विरूपाक्ष मंदिर शिव के, विरूपाक्ष देव जो है शिव के ही देव, मतलब एक रूप है, शिव का ही मंदिर था, ठीक है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शुरू हो गया था लगभग। कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय में यहाँ पे एक सभागार भी बनवाया था, ठीक है। और वहाँ के सभागार का क्या क्या इस्तेमाल था उसके बारे में भी आप लिख सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बन जाते। अब 8 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना था। तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य के इतिहास को समझने में सिक्के किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुए हैं, तथा 6ठी शताब्दी से सोने के सिक्के मिलना क्यों कम हो गए। ठीक है, देखो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। 3 क्वेश्चन है कुल मिला के आपको। एक तो आपको बताना है सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये भी बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सोने के सिक्के मिलने क्यों बंद हो गए थे। सोने के सिक्के मिलने के पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि सोने की कमी हो गई होगी, है ना, एक कारण तो ये हो सकता है। तो और बाकी आप एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं। बुक में, एनसीईआरटी बुक में सिक्कों का पूरा प्रॉपर एक टॉपिक दे रखा है, वहाँ से आपका आंसर बन जाता था, ठीक है। देखो, अथवा वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, और ये जो टॉप 35 क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ था। तो ये भी आप बढ़िया आंसर बना सकते थे। इसका आंसर छोटा नहीं बनेगा, बनाने को बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो आप, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि यद्यपि अभिलेख किसी भी इतिहास को समझने के लिए एक उत्तम साधन अथवा स्रोत है
तथापि इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जो इतिहासकारों को अन्य स्रोत की सहायता लेने के लिए बाध्य करते हैं। कथन के संदर्भ में अभिलेखों की उपयोगिता तथा सीमाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको अभिलेखों की उपयोगिता क्या होती है, मतलब इतिहास को समझने में अभिलेखों का क्या महत्व है ये बताना था 4 नंबर के लिए, और 4 नंबर के लिए अभिलेख की सीमाएं बतानी थी। दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना था, है ना। तो आप बढ़िया आंसर बना सकते थे। सबसे पहले अभिलेख का मतलब बताते, फिर अभिलेख किस भाषा में लिखवाए गए थे, किसके द्वारा लिखवाए गए थे, क्या पता चलता है अभिलेख से हमें पुराने इतिहास के बारे में, ये सब लिखने के बाद उसकी सीमाएं लिख देते और आंसर खत्म कर देते। ठीक है, देखो 29वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको स्तूप की मूर्ति कला की जितनी भी क्वेश्चन, थोड़ा सा भाई देखो क्वेश्चन जो आता है ना हिस्ट्री में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पॉलिटिकल साइंस की तरह हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, और ऐसा ही हो रहा है ना। सारे क्वेश्चन तिरछे आड़े तिरछे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आंसर एकदम सीधा साधा होगा। इसमें आपको स्तूप की, सांची स्तूप की मूर्ति कला की जितनी भी विशेषताएं थी वो बतानी थी। जैसे कि चक्र को किसका प्रतीक माना जाता है, सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का। स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। रिक्त स्थान को गौतम बुद्ध के ध्यान का प्रतीक माना जाता है। सालभंजिका की मूर्ति के बारे में आप लिख सकते थे। स्तूप के आसपास से बहुत सारे जानवरों की हमें जो मूर्तियाँ मिली है या उनकी जो भी चीज़ें मिली है उसके बारे में, है ना। गजलक्ष्मी की मूर्ति के बारे में, सर्प वाला जो चित्र है, सारी चीज़ें मिला के बहुत लेंदी आंसर बनता। आप अगर बनाना चाहते, अगर आप बना के आए होंगे तो पूरी तरीके से स्तूप की मूर्ति कला के बारे में आपको बताना था। ठीक है, अथवा में देखो क्या है, वैष्णववाद तथा शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला तथा मूर्तिकला के विकास का सुधारण उल्लेख कीजिए। इसमें आपको वैष्णववाद और शैववाद के बारे में थोड़ा सा बता देना था, और मेन फोकस आपको उनके वास्तुकला, खास करके मंदिरों की रचना के बारे में आपको लिखना था कि मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। मंदिर और मूर्तियों के बारे में भी आप लिख सकते थे कि अलग अलग आकार की मूर्तियाँ, अलग अलग देवी देवताओं को, अलग अलग जानवरों के ऊपर सवारी करते हुए जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उनके बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना था। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका लेंदी बनता था, है ना। लेकिन ऊपर वाला आंसर आप करते तो ज़्यादा सही रहता है। ये ऊपर वाला आंसर आप अगर करके आते तो ये ज़्यादा सही था। लेकिन वैष्णववाद वाले भी, शैववाद वाले भी आपका सही बन सकता था अगर आप अपने हिसाब से आंसर बना के आए होंगे तो अच्छा बना के आए होंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा हो गया। अभी और क्वेश्चन है, हाँ एक आपका 30वां क्वेश्चन रह गया, ये भी 8 नंबर का था। विजयनगर के संदर्भ में विस्मित करने वाले तथ्य वहाँ की जल संपदा तथा बहुआयामी किलेबंद थी, कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा और उसकी किलेबंदी के बारे में बताना था। ठीक है, जल संपदा और किलेबंदी के बारे में आपको पूरी तरीके से लिखना था। आई थिंक टॉप 35 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो शायद आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने ऐड कर रखा है इस क्वेश्चन को, तो आप देखना वहाँ पे। ठीक है, और अथवा में आपको क्या देना था, अथवा में आपको बताना है कॉलिन मैकेंजी ने जो भी मतलब जानकारी हमें दी है वहाँ के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो मानचित्र, महल, मंदिर और बाज़ारों का अंकन किस तरीके से संभव हो पाया, मानचित्र के थ्रू से, या जो भी हमें जानकारी मिली है यात्रियों के वृत्तांतों से, अभिलेखों से, है ना, तो उससे क्या सहायता मिल पाया है, तो उसके बारे में आपको लिखना था। ये महलों, बाज़ारों और मंदिरों का अंकन का एक अलग टॉपिक दे रखा है 7वें चैप्टर में, लास्ट में, वहाँ से है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आए होंगे। 8 नहीं तो चलो 7 नंबर तक तो कम से कम करके इतना अच्छा आए होंगे कि 7 तो कम से कम टीचर दे ही देगा, 1 आध नंबर इधर उधर कट जाते। ठीक है, अब देखो भाई, ये सारे ही आसान क्वेश्चन है आपके पैराग्राफ के। मैं आंसर तेजी में बता देता हूँ। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान मनुस्मृति का संकलन किया गया था। ठीक है, अगला इसमें क्या दे रखा है कि धर्मशास्त्र में कितने विवाह को स्वीकृति है तथा कितने प्रकार के विवाह को उत्तम माने गए थे। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह के नियमों का वर्णन किया गया, जिसमें से 4 को शुद्ध माना जाता था। यही आपको इसमें लिखना था। अगला क्या है, बहिर्विवाह पद्धति का क्या अर्थ होता है। बहिर्विवाह में क्या होता है, गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो इसको हम बहिर्विवाह पद्धति बोलते हैं। ठीक है जी, अगर इसमें आज ज़्यादा कुछ दे रखा है, ज़्यादा बता रखा है इसके बारे में, तो आप इसमें से भी सिलेक्ट करके लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक सटीक आंसर दे दिया है, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे देखो, अगला पैराग्राफ आपका जो है, इसमें मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा जो कि कब हुई थी, 1643 में, है ना, इसके बारे में ये आपका पैराग्राफ दे रखा है। देखो फटाफट आंसर देख लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में है। ठीक है, अजमेर पाकिस्तान में नहीं है, अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर राजस्थान। ठीक है, जहां आरा दरगाह कब पहुंची थी, तो ऊपर डेट आपको दे रखा है यहाँ पे, है ना, 1643 में ये जो है पहुंची थी दरगाह पे,
है ना। आगे दे रखा है दरगाह पहुंचने से पूर्व जहान आरा में किन किन नियमों का पालन किया। जहान आरा ने कौन कौन से नियमों का पालन किया था दरगाह पहुंचने से पहले, इस पैराग्राफ में आप देख लेना यहाँ से लेके, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपका आंसर बनना था। 2-3 पॉइंट आप यहाँ से पढ़ के बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपके पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना के आप लिख सकते थे, ठीक है। आगे देखो अगला पैराग्राफ आपका बर्नियर के बारे में था। ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 33, है ना, 33 का होगा ये। देखो बर्नियर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम लिखिए। तो बर्नियर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर था। बर्नियर के अनुसार भारत में बेहतर भूधारकों के वर्ग का उदय किन कारणों से अवरुद्ध है। मतलब बर्नियर का मानना ये था कि भाई भारत में राजकीय भू स्वामित्व है, जिसकी वजह से राजा जो है अपने भूमियों को ना सारे अमीरों में बांट देता है, अपने लोगों में बांट देता है। इस वजह से जो किसान है उनका ज़मीन पे कोई हक नहीं है, और इस वजह से वो ज़मीनों के बेहतरी के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाते, और इस तरीके से बेहतर भूधारक वर्ग जो है उसका उदय नहीं हो पा रहा है। ये एकदम सटीक आंसर दिया मैंने आपको, ठीक है। अगला देखो मुगलकालीन भारत से संबंधित उनके विवरण यूरोप के लोगों को क्या चेतावनी देती है ना। यूरोप के लोगों को क्या चेतावनी दी भाई फ्रांसवा बर्नियर के विवरण ने? तो ये लास्ट लाइन में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले पैराग्राफ में आप इसका आंसर देख सकते हैं, है ना। चेतावनी के बारे में आपको यहाँ ये देखो ये लिख रखा है, तो यहाँ पे आपका इस लाइन से आपका आंसर बनना था इसका, ठीक है। चलो अब आ जाओ मैप की बात कर लेते हैं। नागेश्वर, कोटदीजी, धौलावीरा और कालीबंगन, इसमें से कोई एक दिखाना था आपको। तो सारे लोकेशन मैंने आपको बता रखे थे, आपको बोला भी था कि ये मैप फिक्स है, ये जरूर आएगा, है ना जी। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो रखा है। नागेश्वर आपको पता है कहाँ दिखाते हैं, ये वाला कॉर्नर हमारा जो है नागेश्वर का है, ठीक है। धौलावीरा आपको इधर गुजरात का, ये देखो ये गुजरात का मैप है, तो ऊपर की तरफ हमारा धौलावीरा आ जाता है। ये हमारा राजस्थान का मैप है, इस तरफ ऊपर की तरफ कालीबंगन है, ठीक है। और कौन सा? कोटदीजी हम सभी को पता है कोटदीजी कहाँ है। ये कोटदीजी का लोकेशन ये है जी, ये वाला लोकेशन कोटदीजी का है, ठीक है। इसी में आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 2 जगह आपको चिन्हित करने थे। तो ये क्योंकि ये आप देखिए ये बिल्कुल ऊपर की तरफ दे रखा है। वैसे ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे सांची लिख के आ गए होंगे, लेकिन सांची लेके आए हो तो गलत करके आए हो। ये बी वाले में आपका रहेगा भरहुत, ठीक है। बी में भरहुत था, और ये जो दे रखा है आपका, हाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे दे रखा है, ये अमरावती का लोकेशन है। ये जो लोकेशन दे रखा है आंध्र प्रदेश में, ये अमरावती का लोकेशन है, ठीक है। तो भरहुत और अमरावती इस तरीके से अगर आप करके आए हैं, बिल्कुल सही करके आए हैं। तो यहाँ पे आपका ये पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, और कितना जो कॉन्फिडेंस है आपका, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भैया इतने इतने नंबर हमारे आने वाले हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि भैया जितना हम करके आए ना, उस हिसाब से हमारे 80 में से कितने नंबर आने वाले हैं। 80 में से 70 आने वाले हैं, या फिर 75 आने वाले हैं। 75 तक मैं कहूँगा भाई बढ़िया है। 70 प्लस जा रहे हो ना आप इस पेपर में, 70 प्लस भी जा रहे हो तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। तो 70, 75, 72, मेरे खुद भाई मिड टर्म में 70 मार्क्स आए थे, 70 आए थे, 80 में से 70 आए थे। मैं खुश था भाई, 70 ठीक ठाक मार्क्स था, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।